कई बार तो कब्जे हो जाते हैं। एक एंजल है और एक डेविल है। मेरे को मनोज बाजपेयी का सुनने में आया था कहीं पे, मेरे पिताजी जो करते थे वो लैंड को खरीद लेते थे। देखिए आज आपको इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ एसआईपी का, और एसआईपी के भी कई रूप जो हो सकते हैं। उसके साथ में एसआईपी का जो एक उसका प्रतिरूप खड़ा हुआ है आपके सामने, जो आपको एक मजबूरी में खड़ा कर रहा है और आपके ऊपर कर्ज लादता चला रहा है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एसआईपी हम जो करते हैं उसका लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट हो सकता है वो शायद हम कभी कैलकुलेट ही नहीं करते। हम बस ये सोचते हैं अच्छा चलो एसआईपी डाल देते हैं। अब जब एसआईपी डालना चालू करते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक लंबे टाइम तक जो उसका अमाउंट हो सकता है उस बारे में सोचते ही नहीं। हम सोचते हैं कि ठीक है अभी कट हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, फिर कभी वो पैसा इकट्ठा होता जाता है और फिर उसमें कभी हमको पैसे की नीड होती है, हम वही एसआईपी का कॉर्पस उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं, जबकि हमको उसको टच नहीं करना होता है। अब आप ये देखिए कि किसी भी एसआईपी का अगर हम कैलकुलेशन करें, अगर इंडेक्स की रिटर्न्स देखें 15%, 16% जो भी होती है, और उसके बेसिस पे हमारा एसआईपी का अमाउंट अगर डिडक्ट हो रहा है तो लंबे टाइम पे वो हमको रिटर्न अच्छा देने वाला है, लाइक 30 ईयर्स, 20 ईयर्स। लेकिन आप क्या कर रहे हो इन जनरल, जो मैंने लोगों को देखा है वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब भी उनको बीच में कई बार तो 4-5 महीने में ही निकाल लेते हैं वो अमाउंट। अब देखिए इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा आपका उसका बिल्कुल एक दूसरा प्रतिरूप जो आपके सामने खड़ा हुआ और जिसमें आप कभी भी गड़बड़ नहीं करते हो वो बताना चाहता हूँ। आप कोई अगर कार खरीदते हो, आप उस कार की ईएमआई अगर 3 साल 5 साल है तो आप उसको बिल्कुल डालते हो। कभी कभी डिफॉल्ट भी जब हो जाता है, गलती हो जाती है, नहीं होते हैं पैसे, उसके बाद भी आपको इंटरेस्ट के साथ में सब कुछ देना पड़ता है। लेकिन क्या एसआईपी के साथ आप ऐसा करते हो कि आपसे अगर एसआईपी कोई मिस हो गई तो आप उसमें जितना टाइम की मिस हुई है, जितना उसका कुछ पेनल्टी वगैरह आप ईएमआई में तो सब देते हो, लेकिन इधर ऐसा नहीं करते। लेकिन कई बार आप देखो, एक और आपको ईएमआई बताता हूँ, वो और ज्यादा लंबी होती है, घर की ईएमआई। होता क्या है आपके साथ में कि जब आप एक अपार्टमेंट खरीद रहे होते हो, अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि अपार्टमेंट खरीदना बुरा है, ऐसा हो सकता है कि आपको सही प्राइस पे मिल रहा हो। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में खुद पहले पास्ट में रियल एस्टेट का काम हो चुका है। मेरे घर में जो काम हुआ है, मेरे पिताजी जो करते थे वो लैंड को खरीद लेते थे, किसान से खरीद लेते थे या जिसको बेचनी खरीद लेते थे और उसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बेचते थे। देखिए किसान से जब आप जमीन खरीदते हो तो आपको सस्ती मिलती है। हम अगर लैंड खरीदना चाहते हैं तो हम ऐसे पर्सन से खरीदें जाकर के जो कि सीधे मतलब फर्स्ट हैंड बेच रहा है, ठीक है, पहली चीज। तो अगर वो किसान है तो आप उससे खरीद सकते हो। अगर कोई मीडिएटर है जो किसान से खरीद करके आपको बेच रहा है टुकड़े कर करके, तो वो भी ठीक है। अब देखिए शहर की जो अंदर की जमीन होती है ना, वहां पे इस तरीके से नहीं बिकती, ये सब गांव की तरफ ज्यादा आसानी से बिकती है, लेकिन इसका भी रेट बहुत तेजी से अप्रिशिएट होता है। शहर के अंदर क्या होता है, जहां पे भी आबादी आपको ज्यादा मिलेगी, दिखेगी आपको, वहां पे अपार्टमेंट बनता हुआ दिखेगा। वो खाली जमीन से भी बन सकता है, पुरानी बिल्डिंग को गिरा के भी बन सकता है, लेकिन जमीन से अगर वो अपार्टमेंट बनाया जा रहा है तो भाई पहली चीज तो शहर की जमीन आप समझो कि शहर बन चुका है, पहले से बहुत सारे लोग आसपास रह रहे हैं, तो जमीन का तो पीक लेवल पहले ही आ चुका है। अब उस जमीन पे पीक लेवल आने के बाद में बिल्डिंग मटेरियल और लेबरी या कॉन्ट्रैक्टर इन सबको भी देने के बाद में भाई उनका भी अपना एक मार्जिन है। एक्चुअल में अगर आपने शायद वो लैंड खरीद ली होती, आपने अपने तरीके से बनाया हो जाता तो शायद बहुत सस्ते में मिल जाता, लेकिन हाँ आप इतनी बड़ी लैंड खरीद नहीं सकते थे। उसका एक छोटा सा पार्ट खरीद सकते हैं शायद, लेकिन वही बात है कि अब आपके नजर में आए पहले तो, फिर आपके पास इतना टाइम हो कि आप उसको खरीद पाओ जा करके। लेकिन अभी एक बात और समझिए, एक खरीदा उसमें रहने लग गए तब तक ठीक है, लेकिन जहां आपने दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा, चौथा, पांचवा, छठा अगर ये करने की कोशिश करी तो भाई अब मेंटेनेंस के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा आपका टाइम लगने वाला है, जो वहां पे मान लो कि वहां पे कोई देखरेख आप नहीं कर रहे हो, कई बार तो कब्जे हो जाते हैं। मेरे को याद है मैं गुड़गांव में एक पीजी में रहता था। पीजी में क्या, वो ओनर का ही अपार्टमेंट था, उसके नीचे वाले फ्लोर पे किसी बंदे ने कब्जा किया हुआ था। तो वो अच्छा खासा मतलब विला टाइप का जगह था, नीचे का जो पार्ट था उसमें किसी बंदे और ने कब्जा किया हुआ है। तो इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है। देखो अगर आप खुद रहने वाले हो तब तो कोई कब्जे वाली बात नहीं है। तो पॉइंट अभी ये मैं बात कर रहा हूँ कि अलग अलग तरीके के रिस्क फैक्टर्स हैं हर चीज में। मैं आपके सामने जो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये समझ लो एक एंजल है और एक डेविल है। एक है एसआईपी और एक है आपके सामने डेविल, वो है ईएमआई। ठीक है, अब ईएमआई से अगर आप ऐसी चीज खरीद रहे हो जो पैसा आपको कमा के दे सकती है तो एक बार समझ में आता है, लेकिन ऐसी चीजें मेरे को ज्यादा दिखती नहीं है। जितनी भी चीजें हैं वो सब कंज्यूमर वाली चीजें हैं। एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, या एक तरफ जिसको आप एसेट समझते हो, जिसको आप अपार्टमेंट को एसेट समझते हो कि अरे हाँ अपार्टमेंट से तो मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं इसको खरीद लेता हूँ और मैं इसमें ईएमआई दूंगा और इधर किराएदार रख देता हूँ। वो बंदा अगर सीधा साधा हुआ तब तो कोई बात नहीं है, और अगर उसने कब्जा कर लिया आगे कुछ सालों तक तो हमारे लिए फिर एक प्रॉब्लम। तो ईएमआई दे रहे हो और ईएमआई देने की वजह से
आपको रेंट तो मिल रहा है। अब देखो जो रेंट मिल रहा है क्या वो ईएमआई के बराबर है? अगर नहीं है और कम है तो मतलब आप अपनी जेब से दे रहे हो, ठीक है। और अगर अच्छी बात है कि ईएमआई का अमाउंट आपका छोटा है और आपको रेंट ज्यादा मिल रहा है तो और बढ़िया हो सकता है। लेकिन अब इन सारी सिचुएशंस के बीच में आप देखो, आपने एक्चुअल में एक जो चीज खरीदी वो इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड इस वजह से कि भाई आपने जो महंगी जमीन तो पहले से ही थी, उसके ऊपर जिसने बनाया उसका कट, जिसने उसके और फिनिशिंग फर्निशिंग करी उसका कट, तो इस तरीके से वो महंगी होती चली गई। अब इतनी महंगी चीज, और देखिए क्या होता है ना, कभी कभी देखो मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कभी लोग जो है आकर के नीचे कमेंट करने लग जाए जो रियल एस्टेट का काम करते हो। मैं पूरी सिचुएशन बता रहा हूँ, हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन बस यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है कि कोई भी पर्सन ऐसी सिचुएशन में ना फंसे जहाँ पे उसका पैसा ज़्यादा जा रहा है और उसको रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो अब मेरे को मनोज बाजपेयी का सुनने में आया था कहीं पे, उन्होंने 6 करोड़ का बंगला खरीदा, 9-10 साल बाद बेचा, 9 करोड़ का बेचा, और रिटर्न जो भी आया उनका 3-4% का आया, जो कि बैंक के रिटर्न से भी कम था। पॉइंट अब इस चीज में निकल के ये आ रहा है, अगर कोई आप अपार्टमेंट खरीद रहे हो तो मैं कुछ कैलकुलेशंस बता दे रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि गोवा में ROI बहुत ज्यादा है, मतलब रेंट की, मतलब कि वो जो अपार्टमेंट खरीदते हैं तो वहाँ पे रेंट जो है वो 6% के आसपास मिल जाता है। मतलब अगर 1 करोड़ का अपार्टमेंट उन्होंने खरीदा तो साल भर में उनको लमसम 6 लाख का एक तरीके से रेंट मिल जाता है। जबकि नॉर्मल सिटीज में आप देखोगे तो ये 3% के ऊपर एक्सीड नहीं करता। क्या ऐसा कुछ आपको मिल सकता है? अगर मिल सकता तो शायद ये एक बेटर सिचुएशन हो सकती है। तो कुल मिलाकर के सारी सिचुएशन को मैं ऐसे आपको समझाऊं, आप बहुत सोच समझ करके एक डिसीजन लेते हो ईएमआई का। अगर आप उसके लिए इतना रेडी हो इस तरीके से, तो मैं आपसे एक बोल रहा हूँ प्रण करने को कि आप SIP के लिए भी इतने ही रेडी हो जाओ। और नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ कि आप कितने 1000 की SIP चालू करने वाले हो। और 1000 की बात कही तो इसका मतलब 1000 नहीं है, आप 100 से भी चालू कर सकते हो, आप 500 से भी चालू कर सकते हो। पॉइंट ये है कि आपकी एक ऐसी आदत इनकलकेट आपके अंदर तुरंत हो जाए जो आपको फ्यूचर में बड़ा अमाउंट कमा करके दे। मेरी बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। मैं यही चाहता हूं कि आप सब भी बड़ा अमाउंट कमाएं, लेकिन आपको पिक्चर कोई नहीं दिखा पा रहा। देखिए जिसके पास में गोल पहले से है वो आपको पिक्चर दिखा देता है, देखो ये वाला अपार्टमेंट आप लोगे, इतना फाइनेंस करोगे, आपको इतने साल तक देना पड़ेगा, इतने का EMI आएगा, ये सब आप पूरा प्लान देख लेते हो, समझ लेते हो। लेकिन आपको ये बताने वाला कोई नहीं है कि आप इतने साल तक SIP करोगे तो इससे इतना अमाउंट निकल करके आएगा, ये बताने वाला कोई नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप 10 साल तक 10% के रेट ऑफ रिटर्न से डालते हो SIP के फॉर्म में, तो 21 लाख आपके बनेंगे 10 साल के एंड में। ऐसे ही अगर आप 15 साल तक 15,000 डालते हो, 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो ऐसे आपके 1 करोड़ लमसम बन जाएंगे। ऐसे ही आपके 20 साल तक 20,000 20% के रेट ऑफ रिटर्न से डालोगे तो बन जाएंगे 5.5 करोड़ लमसम। ऐसे ही आपके 25,000 अगर आप डालते हो 25 साल के लिए 25% के रेट ऑफ रिटर्न पे 40 करोड़ बन जाएंगे। ऐसे ही एक खतरनाक अमाउंट है, अगर 30 साल तक 30,000 डालते हो 30% के रेट ऑफ रिटर्न से, तो ये 408 करोड़ बन जाएंगे। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। ऐसे बहुत सारे फंड है स्मॉल कैप में जिनमें आप डाल सकते हो, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। आप खुद भी ट्रेड करके कर सकते हो, इन्वेस्ट करके कर सकते हो, ऐसे मेथड्स है, मैं खुद सिखाता हूँ ऐसा मेथड। अभी बस पॉइंट इतना है कि अगर हम 30 साल तक 30,000 30% के रेट ऑफ रिटर्न से डाल रहे हैं तो 408 करोड़ हो सकता है। अब आप ये मेरे को बताओ कि आप किसी अपार्टमेंट को खरीदने जाते हो तो क्या आप 30,000 का जो EMI दे रहे होते हो 30 साल तक दे रहे होते हो, लेकिन आपका रिटर्न क्या होता है, चलो 10% के हिसाब से बैंक को दे रहे हो, तो जितना भी आप दे रहे होते हो लेकिन वो पैसा जा रहा है। आप आने वाले पैसे के बारे में इस तरीके से नहीं सोच रहे हो। स्टेप आपको लेना है। नीचे कमेंट करो कौन कौन पर्सन कौन से वाले रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे आगे प्लानिंग करने वाला है। तो आपसे ये एक ही अनुरोध है मेरा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने मित्रों के साथ में जो लोग EMI के जाल में फंसे हैं या जो SIP बनाना चाहते हैं। और मैं 100 डेज का लाइव चैलेंज लेकर के लाइव YouTube पर सिखा रहा हूँ बहुत सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और मनी हैबिट से रिलेटेड। वीडियो के ऊपर आपको आई का बटन मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसे क्लिक करें और देखना तुरंत चालू करें। धन्यवाद।